नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई का आपका ओरिजिनल पेपर कैसा आता है हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देख लीजिए पेपर आपका कैसा होने वाला है। ये हमारे पास जो पेपर है ये 26 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आपको इतना तो याद होगा कि पर डे आपकी 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो ये आफ्टरनून वाली जो है 12 बजे से 2 बजे तक शिफ्ट होती है, उसका पेपर है ये। एक और पेपर भी है हमारे पास 19 जुलाई 2023 का, वो भी आपको हल करवाएंगे। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का है ये। और आज हम इसमें जो क्वेश्चन हल करेंगे वो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हल करेंगे। 38 क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके 38 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूँ, इस पेपर के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन है उसका वीडियो दे चुके हैं, 25 क्वेश्चन सोल्व करवा चुके हैं। चैनल पर आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो वीडियो है, जाकर देखिएगा। इसी पेपर के ड्राइंग और कैलकुलेशन के जो 6 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, वो भी एक वीडियो के माध्यम से आपको करवा चुके हैं। तो उन सब को भी आप ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि और भी क्लास जो अपलोड होगी आपको उसका अपडेट मिलता रहे। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए प्लीज़, क्योंकि कंटेंट जनरली पहुंचता नहीं है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से जब पेपरों पर आते हैं, देखो सवाल इसके एक एक करके पढ़ेंगे और आपको देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये जिस बच्चे का है वो मैंने हाइड की हुई है इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले चलता हूँ पहले बार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और ये देखो नंबर 1 क्वेश्चन अब आपके सामने शुरू हो रहा है। अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का है। आपको बता दूँ थ्योरी की इम्पोर्टेंट 20 क्लासेज हम आपको दे चुके हैं और एग्ज़ाम तक और देते रहेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उन क्लासेज को ज़रूर देख लेना समय निकाल कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है ये। इस तरह के क्वेश्चन पूरी डीपली समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी से ना स्पीड से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन देखना होता है कि किस तरह का सवाल आएगा। तो क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर से लोड हटा लेने पर वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट हो जाती है, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करूँ। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड इंटू 100। ध्यान से सुनिएगा, भार हटा लेने की बात कर रहा है। इसका मतलब जब लोड था तब वोल्टेज ये थी और जब वो लोड नहीं है तो 660 हो गई। हटाने के बाद ऐसा हुआ, यानी पहले लोड था अब लोड नहीं है, तो ये आपको वैल्यू मिल गई, मान रख दो। यानी 660 माइनस 480 है ना, बटे 480 इंटू 100 और कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 37.5। ये इसका सही ऑप्शन था। और चूजन ऑप्शन यानी ये स्टूडेंट के द्वारा चूज किया गया है तो उसका भी सही चूज हुआ है। सही चूज इसलिए हुआ है कि भाई उसने पढ़ा है। हम आपको गारंटी देते हैं, हमारी क्लासेज आप अगर पढ़ करके जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर में फंसेगा। 38 के 38 क्वेश्चन की हम गारंटी देते हैं आपको। क्लासेज सारी पढ़नी पड़ेगी आपको जितनी हमने करवाई है। देखो सवाल, क्यों पोल कोर को स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? सिंपल सवाल है। डीसी जनरेटर का आ जाए, अल्टरनेटर का आ जाए, या किसी इंडक्शन मोटर का सवाल पूछ लिया जाए, सिंक्रोनस मोटर का पूछ लिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसफार्मर की कोर का भी आ जाए तो कोर लेमिनेटेड क्यों करते हैं? पटलित को इंग्लिश में लेमिनेटेड बोलते हैं। और इसका आंसर हमेशा एक रहता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जामों में भी आता है। तो ये सब ना एडी करंट लॉस कम करने के लिए होता है। एडी करंट को इंग्लिश में, हिंदी में भंवर धारा हानि बोलते हैं। तो जब हमें एडी करंट लॉस कम करना हो तो हम करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेसिस का। मान लो कभी कोई आपसे ये पूछ लेना तो इसके लिए होता है सिलिकॉन स्टील, यानी हम जो कोर सिलिकॉन स्टील की बना रहे हैं उससे स्ट्रेसिस हानि कम होती है और लेमिनेट करते हैं उससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है और ये उस बच्चे का भी सही है। इस बच्चे की बहुत कम गलतियाँ हुई थी, वैसे ओवरऑल पूरा पेपर हमने देखा है, बहुत अच्छे से इसने किया था। अब वैसे ये देखो मैं आपको बताऊं, सारा पेपर है ना लगभग अब तक जो क्लासेज 20 क्लास हमने कराई है ना, तो टॉपिक तो सारे पूरे हो गए आपके। तो सारे उन टॉपिकों में ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं हम, इसलिए चैनल से जुड़ जाओ और उन क्लासेज को देखो और आगे एग्ज़ाम तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारा ऐप डाउनलोड करना। ऐप में आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। देखो सवाल,
सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। अब ये सारे क्वेश्चन उन क्लास में बताए हुए यहाँ फिर रिपीट हो रही है, अच्छे से पढ़ लेना। देखो बेस एमिटर जंक्शन, एक जो बीजेटी होता है ना हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन, उसमें बेस एमिटर हमेशा पहला जंक्शन होता है। और पहले जंक्शन की खास बात होती है कि वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। कौन सी बायस में होता है? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में हम इजीली उसको बैरियर को तोड़ सकते हैं। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट से ऊपर जाते ही आसानी से वो सवाल टूट जाता है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये क्रिया कौन सी है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया है, इससे ठीक पहले जो क्लास हुई है। वाइंडिंग में दरअसल हम क्या करते हैं कि वेजेज डालते हैं ऊपर, जो खाली स्लॉट होते हैं ना, ओपन स्लॉट, उनमें हम कॉयल डाल दी तो कॉयल वो निकल कर बाहर ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपरी हिस्से पर बांस के बने हुए वेजेज डालते हैं। तो रिवाइंडिंग करने के दौरान सबसे पहले ना एक ब्लेड लेकर हैमरिंग से वो वेजेज हटाते हैं। तो इंग्लिश में इसे वेजेज हटाना बोलते हैं। रिमूविंग ऑफ वेजेज इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बड़ा है, रिपीट बहुत हुआ है। और हमने ये वाला आपको अभी एक दिन पहले की जो क्लास है ना उसमें करवाया है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर क्लास नंबर 19। अगर आप देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन था उसमें। 3 फेज मोटर वाइंडिंग का ये वैसे क्वेश्चन था, तो मोटर वाइंडिंग वाला भी मैंने आपको अच्छे से पूरा है ना करवा दिया है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। सिंक्रोनस मोटर की एक खास बात होती है कि हम इसकी फील्ड की एक्साइटेशन को बदल करके इसे किसी भी पावर फैक्टर पर चला सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग, इकाई। इसलिए हम इसे पावर फैक्टर सुधारने के लिए ही काम में लेते हैं, पावर फैक्टरिंग करेक्टर डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं। पावर फैक्टर जहाँ कहीं भी लैगिंग हो, उसे सुधारना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी लंबा चौड़ा आया नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब हम वर्ष 2021, 22, 23 पिछले 3 साल से लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। यही है वो क्वेश्चंस जो घूम फिर करके आते रहते हैं। भाई आपके 3 शिफ्ट डेली होती है, पेपर चलते हैं लगभग 10 से 12 दिन, समझ रहे हैं आप। कम से कम भी आपके 30-35 पेपर बनते हैं। इतने क्वेश्चन वो कहाँ से लाएंगे, इसलिए वो पिछले वाले देने पड़ते हैं। तो जो हमारी क्लासेज है उनको अगर देखेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपके जो नंबर बनने हैं, जो आपका 76 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपके 75 क्वेश्चन जो है वो आपके एकदम सही, ठीक है ना। 150 नंबर का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। सवाल देखो, कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। छत पंखा, है ना, ये बार बार करवा चुके हैं ये क्वेश्चन है ना। अब जितनी भी वो क्लासेज है उनमें सभी ये क्वेश्चन है और डिटेल से बताए हुए हैं। अभी आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो हमने क्लासेज पढ़ी उनमें से पेपर में आ रहा है क्या, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो ये आ रहा है ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग सब सर्किट में जलाने के लिए, जलाने का मतलब है इंग्लिश में लाइटिंग, तो लाइटिंग सर्किट में 800 वाट का लोड हो सकता है। और अगर पावर सब सर्किट की बात करें तो पावर सब सर्किट में 3000 वाट का लोड हो सकता है। इनके साथ अगर कंज्यूमिंग पॉइंट याद रखो तो यहाँ 10 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। बताओ क्वेश्चन याद थे कि नहीं। ज़्यादा इस पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन को सिंपली पढ़ते रहो। जैसे देखो, ट्रांजिस्टर में बेस के लिए विशेषता क्या है। बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, बेस का भौतिक साइज सबसे छोटा होता है। यानी जो बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं हमारे, एमीटर, कलेक्टर और बेस, तो इन सब में भौतिक रूप से कलेक्टर बड़ा होता है। डोपिंग के मामले में एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन बेस की सबसे बड़ी की बात क्या है कि ये पतला भी होता है। जैसे यूँ मान लो बीजेटी का याद आ गया ना, चाहे PNP हो चाहे NPN हो, बीच वाला हिस्सा हमेशा बेस होता है ना। तो देखो आप ध्यान से, देखो ध्यान से, एमीटर कलेक्टर और बेस यूँ सिरे होते हैं। ये आपका एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। तो ये हमेशा हल्का डोपिंग होता है और पतला भी होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको पढ़ लो, ये भी वापस आ सकते हैं आपके सवाल में। एक्स से चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। आपको एक डिवाइस दिखा रहे हैं एक्स से चिन्हित, कंट्रोल सर्किट दिखाया है इन्होंने। ये कंट्रोल वायरिंग और कंट्रोल पैनल वाला, इंस्ट्रूमेंट वाला जब आप देखेंगे ना तो उसमें भी आ जाएगा। ये स्टार्ट बटन है आपका, ये क्या है, स्टार्ट है। और स्टार्ट के जो पैरेलल में हम एक कॉन्टेक्ट लगाते हैं ना, इसका काम होता है होल्ड करना, तो इसे होल्डिंग कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं हम।
या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोल दो। दरअसल हम इस बटन को स्टार्ट कमांड दे करके छोड़ देंगे ना, उसके बाद में जो है वो किससे कमांड लेता रहेगा लगातार, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑप्शन की तरफ ले चलता हूँ। देखो इसका उत्तर ये रहा। तो चाहे तो आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिख देना और चाहे तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट का भी है, लेकिन वैसे होल्डिंग कॉन्टैक्ट आता नहीं है, वो बाद में जब फील्ड में सीखते हो तब है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के नाम से जानते हैं, सहायक संपर्क, जिसका काम क्या है, स्टार्ट बटन से कमांड देने के बाद स्टार्ट बटन को छोड़ देते हैं तब भी हमारी एनवीसी को यानी कॉन्टैक्टर कॉइल को लगातार कमांड देने का काम वो करता है। उसके बाद देखो सवाल पूछ रहा है एम्पलीफायर का नाम क्या है। आपको एक एम्पलीफायर दिखाया, पहचान करनी बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं Q1 और Q2 नाम से। कितने ट्रांजिस्टर है? 2। ये रहा Q1 और ये रहा Q2, ठीक है। तो 2 ट्रांजिस्टर जिसमें लगते हैं ना, तो एक क्या करता है, सिग्नल को पुश करता है, एक पुल करता है। यानी आउटपुट के लिए एक उसको धक्का मार रहा है, दूसरा उसको खींच रहा है। इसे बोलते हैं पुश और पुल। और पुश पुल जो होता है ना, ये क्लास बी एम्पलीफायर में ही एक विशेष प्रकार होता है। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। हमारे टोटल 4 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और क्लास ए बी नाम से 4 होते हैं। जो बी होता है ना, इसमें एक विशेष प्रकार आता है जिसका नाम है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। लगभग 78% के आसपास इसकी दक्षता होती है। अगला सवाल, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं? स्टार्टर में रेजिस्टेंस होता है ना, 2.3.4 उन स्टार्टरों में जो ऐसे स्टड के ऊपर लगा करके दिखाते हैं ना, डायग्राम बनाए योगा क्लास में, तो वो यूरेका के बनते हैं। किसके बनते हैं? यूरेका के। सबसे बड़ी बात होती है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मानते हैं यूरेका का। प्रतिरोधी वायर है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। देखो अगला सवाल, रेक्टिफायर डायोड में एलईडी को कन्वर्ट के रूप में क्यों टाला जाता है? देखो रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी करना। लेकिन एलईडी का काम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड पूरा नाम है, यानी प्रकाश देना। वो कहता है कि आप एलईडी को भी तो कन्वर्टर के रूप में काम में ले सकते थे ना। मतलब आप एलईडी से भी तो एसी से डीसी कन्वर्ट करवाने वाला काम कर सकते थे ना, क्यों नहीं करवाया? दरअसल एलईडी की 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो एलईडी हमेशा मिलीवाट रेटिंग में होती है, और अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो आउटपुट डीसी में तो लोड वाट किलोवाट तक जा सकता है। डीसी का कोई आपने इक्विपमेंट चला दिया, जैसे पंखा चला दिया, मान लो डीसी में पंखा 24 वाट का है, 36 वाट का है, तो एलईडी कहाँ इतना लोड सहन कर पाती है? तो पहली विशेषता तो होती है वेरी लो पावर डिवाइस, यानी एलईडी कम शक्ति वाली डिवाइस है, वो लोड सहन नहीं कर पाती है। और सेकंड ऑप्शन एक और होता है, सामान्य डायोड की तुलना में एलईडी की पीआई भी बहुत कम होती है। पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स बायस में एलईडी 8 वोल्ट से ज़्यादा सहन नहीं करती है, जबकि जब डायोड रिवर्स बायस में आता है, फॉरवर्ड रिवर्स होता है ना कंडक्शन के दौरान, तो रिवर्स बायस में जब आता है तो उसको सेकेंडरी साइड की मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है। याद रह जाएगा ना, अच्छे से पढ़ लेना भाई, चीज़ें काम की है। देखो हम तो इतना ही बता सकते हैं। पेपर कैसा है आपको दिखा रहे हैं, ओरिजिनल पेपर कहाँ मिलते हैं बताओ। सवाल देखो, उद्योग में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? देखो मल्टी मोटर का मतलब होता है जिसमें एक साथ बहुत सारी मोटर हो जो उसको ड्राइव करने के काम में लेती है। तो इसके लिए होती है रोलिंग मशीन, होती है ना, वो वाली होती है। रोलिंग मशीन में क्या होते हैं कि रोलर घुमाए जाते हैं। रोलर्स को चलाने के लिए बहुत सारी मोटर्स लगाते हैं जो हर एक अपने अपने रोलर को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाती है। जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया, ठीक है ना। अपने प्लांट में जो सीएचपी से कोयला मिल तक पहुंचता है ना पीसने के लिए, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर कोयला ट्रेवल करता है। यूँ उठता है, पहले ऊपर जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है, फिर यूँ फिर घुमाते हैं। ऐसे ही 5 से 6 किलोमीटर कोयला कन्वेयर बेल्ट से जाता है। सब में रोलर लगे रहते हैं बेल्ट के नीचे। अगला सवाल, कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस एसेसरी का नाम क्या है? माय डियर, ये एसेसरी है डिन रेल। क्या है? डिन रेल। तो इसमें आपको ना 4-5 ऑप्शन देते हैं। वो डिन रेल का भी आता है, रेसवे का भी आएगा, जी चैनल का भी आएगा, और ग्रोमेट, फेरूल, केबल टाई, नाइलॉन टाई, वो सब तो आएंगे ही आएंगे, है ना। केबल बाइंडिंग स्ट्रैप और नाइलॉन टाई तो आते हैं। ये है डिन रेल। अब इस डिन रेल के आपके क्वेश्चन आते हैं 3। अगर आपने मेरी कंट्रोल पैनल वायरिंग वाला क्लास अटेंड कर लिया हो तब तो समझ आ ही जाएगा। इसका उत्तर देख लो पहले तो, डिन रेल है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कंट्रोल पैनल वायरिंग वाला सवाल क्या था।
देखो डिनरेल के 3 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जब पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू लगाए हमें वो एसेसरीज लगानी हो, तो डिनरेल। या फिर ऑप्शन आता है कि डिनरेल का उपयोग क्या है, या फिर डायग्राम दिखाकर पूछते हैं कि इसका उपयोग क्या है। कुल मिलाकर के डिनरेल का एक पक्का क्वेश्चन आना है। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, या कहीं और से देख रहे हैं, एमपी से, पंजाब, हरियाणा, ये सारी जगह पेपर कॉमन आते हैं। पेपर सीबीटी एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन याद करोगे कि यस ये क्वेश्चन तो हम पढ़ कर आए थे यार, बंदे ने बहुत अच्छे से करवाए थे। इसके लिए 2 काम आपको करने हैं। पहला, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दूसरा, अपने दोस्तों तक ये क्लास पहुंचाओ ताकि वो भी इसको देख सकें। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबमर्सिबल पंप को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं। वाइंडिंग वायर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। सबमर्सिबल वो होती है जो पानी में डूबकर काम करती है, इसलिए इस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ कॉपर वायर होता है। अगर सर्वाधिक वाला पूछे ना आपसे कि मैक्सिमम किसका है, देन आपको करना है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का। हालांकि अब तो आपके पेपरों में सीधे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। देखो और क्या पूछ रहा है, यस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, बहुत आया ये क्वेश्चन। किस साल की बात करूँ मैं, 2021 में, 2019 में जब ऑफलाइन पेपर होता था सेमेस्टर वाइज, तब भी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आया था। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। सोलर सेल सिलिकॉन का बनता है, और ये क्वेश्चन हमने भी आपको जो क्लासेज दिए उनमें करवा दिए हैं। क्लासेज आपको वो अटेंड करनी है, ये तो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं हमें कि पेपर कैसा आता है ये देखने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को, पेपर कैसा आता है ये देखने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है, इसलिए कुछ इसमें जल्दी जल्दी भी चलेंगे। हाँ रिपीट हो सकते हैं, इन 38 क्वेश्चन को पढ़ लो, हो सकता है ये वाले में बहुत सारे 10, 12, 15 क्वेश्चन तो इस पेपर में से ही आ जाएंगे। देखो सक्रिय घटक कौन सा है, एक्टिव और पैसिव 2 तरह के हमारे कंपोनेंट होते हैं। एक्टिव वो होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, इन पर ना KVL KCL दोनों ही लागू नहीं होते, ओम का नियम भी लागू नहीं होता। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पुर्जा कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, डायोड, LED, जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, ऐसे कोई भी ऑप्शन दे देते तो वो सारे आते, ठीक है। उसके बाद में देखो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो RLC वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे पैसिव कंपोनेंट में आते हैं, ये ध्यान रखना। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक्टिव पैसिव इंग्लिश वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बार भी आया था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत है। बताओ कौन बच्चा होगा जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं। 2 काम आपको करने हैं, फिर बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया आपने अभी तक इस वीडियो को, प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जितने भी ITI वाले बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये वीडियो। उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं, क्या आपको पता है DC मोटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। DC मोटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है हाई स्टार्टिंग करंट। मोटर इतनी करंट लेती है कि आर्मेचर जल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। क्या आपको किसी ने बताए थे वो दोनों कारण, नहीं तो याद कर लो। पहला, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम। क्या आपको याद है DC मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम या इससे भी कम। अब 1 ओम वाले रेजिस्टेंस को 240 वोल्ट की DC देंगे तो करंट 240 एम्पियर हो गई। DC की 250 एम्पियर वैल्यू बहुत रखती है। और दूसरा, स्टार्टिंग के समय बैक EMF भी 0 होता है। ये बैक EMF भी तो उस अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, लेकिन दोनों ही वैल्यू नहीं है, इसलिए मोटर हाई करंट लेती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर्मेचर के सीरीज में। जो ऊपर अभी क्वेश्चन आया था यूरेका का बना हुआ प्रतिरोधक, वो आर्मेचर के सीरीज में लगता है, सीरीज में प्रतिरोध बढ़ता है, फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए होंगे ना। रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने के लिए, इन्होंने तो कम करना लिखा है, एक्चुअल आना चाहिए था लिमिट द आर्मेचर करंट या कंट्रोल द आर्मेचर करंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और नो प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं है। AC ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम में X से चिन्हित इस घटक का नाम बताइए। माय डियर, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, मैं आपको वैसे सारे ही बता देता हूँ एक एक करके। देखो ड्राइव में क्या है कि सबसे पहले अगर इसका आपसे कभी भी पूछे ना तो AC सप्लाई है, इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो ये रेक्टिफायर है। क्या है, रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर जो होता है ये आपका
एसी को डीसी करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब सप्लाई है ना वो कौन सी हो गई, डीसी सप्लाई। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है डीसी की बस बार। ये देखो वापस डीसी को एसी कर रहा है, तो डीसी को एसी करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टर। और ये देखो वापस आ गया, क्या चीज़ है, मोटर है। कौन सी सप्लाई से, एसी सप्लाई से, यानी एसी की मोटर है। तो ये ब्लॉक डायग्राम वाला है ना, एसी डीसी ड्राइव की जो क्लास मैंने आपको करवाई थी ना, उसमें करवा दिया है। टाइम निकाल करके ड्राइव वाली क्लासेज को ज़रूर देख कर आना। एक बात बताऊँ, टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। 19 क्लासेज सेकेंड ईयर की हो चुकी है। निवेदन करना चाहूँगा बच्चों, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टाइम निकाल कर वो 19 क्लास देख लो। 38 में से 38 क्वेश्चन की गारंटी है मेरी, थ्योरी वाले की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वो भी प्रोवाइड करवा रखे साथ में। तो देखो इन्वर्टर नहीं हो सकता, रेक्टिफायर नहीं है, एसी मोटर नहीं है, डीसी बस है ना ऑप्शन। वापस ले चलूँ क्या क्वेश्चन पर, आ जाओ यहाँ पर। ये है एस इन्वर्टर, ये रहा इन्वर्टर आपका। रेक्टिफायर, ये रहा रेक्टिफायर। एसी मोटर, ये रही आपकी एसी मोटर। ठीक है, तो अगर बस बार को आपने अच्छे से देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की विधि क्या है यार, अभी अभी ये वाला भी करवाया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बार बार करवाया है, सवाल को थोड़ा समझ सकते हो अगर समझना है तो। हो क्या रहा है दरअसल, देखो ये हमने 3 फेज सप्लाई दी बाहर से, और ये हमारी एक मोटर है। मोटर के रोटर में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो अगली मोटर के उसको स्टेटर को दे रहे हैं, और दोनों के रोटर मैकेनिकल रूप से जुड़े हुए हैं। इसे हम कैस्केड कंट्रोल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सोपान नियंत्रण। क्या बोलते हैं, सोपान नियंत्रण। सोपान का मतलब होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप या एक से दूसरी पीढ़ी। हमारे कैस्केड एक एम्पलीफायर का प्रकार भी होता है। तो ये रहा कैस्केड ऑपरेशन। ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अब तक 19 क्लासेज हमने दी है, इस क्लास के रिकॉर्डिंग होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि ये क्लास भी आप 5 दिन बाद देख रहे हो तो उसमें 5 क्लासेज और ऐड हो चुकी है, पर वो जो 19 क्लास अब तक हुई है ना, 95% पेपर उसी में से है। 5 में कौन सा बच गया, डीसी मोटर की क्लास अभी नहीं हुई थी, बस वो आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगता है। अच्छी बात ये है एसी डीसी दोनों में लगा सकते हैं। हालांकि आजकल तो इसका उपयोग है नहीं, डीसी में थायरिस्टर वाला सिस्टम जो था वहाँ पर हम लगाते हैं, और आजकल ड्राइव आ गया। ठीक है, फिर भी याद रख लेना, कोई बात नहीं। ऑसिलेटर में हम यूजेटी को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर में बीजेटी को काम में लेते हैं, याद है ना। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना फोकस किया हुआ आपने। आईटीआई तो पास हो जाओगे। ये जो हम सीबीटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, पेपर तो इसी में से आना है। मैं तो बात कर रहा हूँ आपकी आईटीआई के बाद क्या होगा बताओ भाई। जब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे और आपके सीनियर पहले से तैयारियाँ कर रहे हैं, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग पढ़ कर आए हो। खैर अभी चिंता मत करो। सवाल देखो, लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग में किस ब्रेकर को लगाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है लीकेज करंट के लिए लीकेज वाला ही होगा। इसका पूरा नाम क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये घरेलू वायरिंग के लिए आती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाती है। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। 100 एम्पियर से ज़्यादा लोड के लिए जब प्रोटेक्शन देना हो तब काम में लेते हैं। OCB पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और ये लगती है 11 kV जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जनरली। ठीक है माय डियर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ ही रहा है। पसंद आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताने के लिए आपको क्या करना है, लाइक वाला बटन दबाना है बस। जितने बच्चों के लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। बाकियों का तो भाई भगवान भरोसे है, अब वो उत्तर करें तो करें। सवाल देखो, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों दिए जाते हैं। सवाल कह रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग वाले में चैप्टर में से है। मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कंट्रोल सर्किट पढ़ा था। याद रखना, जो हमारी सर्किट होते हैं ना वायरिंग में, वो 2 होते हैं, एक पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है। कंट्रोल सर्किट को हम सप्लाई देते हैं ना, तो वो सप्लाई 415 वोल्ट के 2 फेजों से एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर को देते हैं, और फिर उसमें से हम आउटपुट निकालते हैं। ये कंट्रोल बताऊं अपने प्लांट की, अगर मैं बात करूं थर्मल प्लांट की, तो यहाँ पर 110 वोल्ट कंट्रोल भी है, 240 वोल्ट कंट्रोल भी है, और 415 वोल्ट कंट्रोल भी है। अपने प्लांट में कंट्रोल सिस्टम 3 है, मोस्टली ये वाले 2 कंट्रोल है कंट्रोल सप्लाई। तो हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर इसलिए लगाते हैं कि हमें जो ऑक्सिलरी सर्किट है हमारा, जो कंट्रोल सर्किट है हमारा,
उसको सप्लाई देने के लिए, जैसे सिंगल फेज सप्लाई हम दे रहे थे इंडिकेशन वगैरह के लिए, स्टार्ट स्टॉप ट्रिपिंग का इंडिकेशन सब आते हैं। टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक परिपथ को संचालित करने के लिए, सहायक परिपथ को प्रचालित करने के लिए हमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर आ सकता है सवाल। देखो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं? कंपनसेटिंग को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति वाइंडिंग, भरपाई वाइंडिंग। सीधी सी बात है, जो आर्मेचर में एक विशेष प्रकार का विचुंबकन प्रभाव आता है, इंग्लिश में उसे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। डीसी में दो तरह की आर्मेचर रिएक्शन होती है, एक को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेट, दूसरे को बोलते हैं डीमैग्नेट। तो जो प्रति चुंबकन, क्रॉस चुंबकन, चुंबकीय विक्षोभ होता है, एक ही नाम है, वो तो GNA MNA एक करने से हो जाता है, लेकिन इसके लिए अलग से एक वाइंडिंग लगानी पड़ती है। विचुंबकीय प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कोई भी शब्द आ जाए घबराना मत। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? संयुक्त को देखो, अब इंग्लिश में देखो जॉइंट लिखा है इसने। ओवरहेड लाइन में दरअसल एल्यूमिनियम चालकों को जब हम ओवरहेड लाइन में जोड़ते हैं ना, ACSR चालकों को, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो 4 तरह के जॉइंट लगाते हैं। यू बोल्ट से भी लगाते हैं, नट बोल्ट कनेक्टर भी लगाते हैं, स्लीव युक्त सीधा जॉइंट भी लगाते हैं, और एक यूनिवर्सल PG क्लैंप आता है। PG क्लैंप का मतलब होता है पैरेलल ग्रूव। ये वाला जो है ना, ये स्लीव वाला जॉइंट है। बट देखो ध्यान से, स्लीव क्या होती है? खोखली एल्यूमिनियम की पाइप होती है, एक साइड से तार डाल दी, दूसरी साइड से तार डाल दी। अब प्रॉब्लम ये है कि सीधी डाली है ना हमने, तो तार पर तो मैकेनिकल खिंचाव होता है, निकल जाएगी। तो फिर क्या करते हैं कि एक क्रिम्पिंग टूल आता है, उससे उस पूरी स्लीव को कंप्रेस कर देते हैं। ये देखो यहाँ से कंप्रेस किया हुआ, ये तार सीधी डाल रखी है, ये तार सीधी डाल रखी है, अक्रॉस तार निकाल दी और फिर बीच में से कंप्रेस कर दिया। अब नहीं निकलेगी तार खींचने से भी। तो इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड स्लीव जॉइंट बोल देना, या कंप्रेस्ड, सीधा ही जॉइंट लिखा है इन्होंने, तो ये रहा कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ओवरहेड लाइन में कौन सा तार सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं? तो ACSR आएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, यानी स्टील की तार होती है बीच में जो मैकेनिकल प्रदान करती है। ट्विस्टेड जॉइंट में क्या होता है कि यही स्लीव होती है और इसको दोनों तरफ से ट्विस्ट करता हुआ दिखा देता वो, ठीक है। स्ट्रेट स्लीव जॉइंट में सीधी स्लीव रखते, स्लीव में कुछ नहीं होता। अगला सवाल देखो, स्लीव मुंह से निकल रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की मोटर होती है? फैक्स मशीन और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों में स्टेपर मोटर होती है। ये स्टेप्स में गति करती है, रुक रुक करके, टक टक टक, जैसे हमारी घड़ी की मोटर चलती है ना वैसे, पर घड़ी में नहीं होती है, घड़ी में सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल फैक्स मशीन का भी याद रख सकते हो। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा फीडबैक नेटवर्क होता है? वोल्टेज डिवाइडर फीडबैक नेटवर्क होता है, जो आपको वोल्टेज जो है ना उसका आउटपुट का वापस फीडबैक देता है और बताता है कि लोड को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो स्टेबलाइजर जो है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज को क्या करता है? बैलेंस रखता है। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थायित्व है, तो वो उसको स्थायी रखता है। कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? माय डियर 3 फेज मोटर वाइंडिंग वाले चैप्टर में से करवा चुका हूँ। अब अगर आपने क्लास अभी तक देखी नहीं ना, तब तो मैं कैसे प्रूफ करूँ? अगर कोई बच्चा वो 19 क्लासेज अटेंड करके इस पेपर को देख रहा है ना, तो कान पकड़ जाएगा कि मैं इतने दिन कहाँ था, मैंने गलतियाँ बहुत करी है। वो 19 क्लासेज देख लो, ये पूरा पेपर उसी में से है। डायमंड शेप मेश कॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हीरे की आकृति वाली जालीदार वाइंडिंग या जालीदार कुंडली, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का चैप्टर है ये, तो 3 फेज मोटर वाले में ही है। ये रहा हीरे की जाली के आकार की कॉइल वाली वाइंडिंग, ठीक है। थोड़ी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि क्लासेज में चीज़ें करवाई भी है, मतलब जो आपको 19 क्लासेज बताइए ना, बस अभी टारगेट ये है कि आपको पेपर दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको विश्वास भी हो जाए जो 19 क्लासेज हमने आपको पढ़ाई है उनमें से। सवाल देखो, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हमारे जितने भी उपकरण होते हैं ना घरों में, वो साइन वेव वाले होते हैं। अगर आप उनको वर्गाकार AC दोगे ना, तो वो आवाज़ करेंगे, जैसे पंखा है, बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। तो फिर और तो कोई पर्पज़ नहीं है, हम उसको GLS के लिए ले सकते हैं, जनरल लाइटनिंग सर्विस। जैसे उदीप्त लैंप ले लिया, तो लैंप जलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लैंप वैसा ही चलता रहता है। AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? माय डियर, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 3 सालों से ना लगातार आया था यार, हर एग्ज़ाम में आया था। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हर पेपर में हर दिन आता था, ठीक है। नाम से ही देखो, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर दिखा रखा है और टैपिंग निकाल रखी है। पहले ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट में है तो स्टार्टिंग, और बाद में रनिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर,
ये रहा आपका, किसमें है, बी ऑप्शन में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। उसके बाद में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, स्लिप रिंग मोटर का वाउंड रोटर आपको दिखाया है और एक्स से चिन्हित पार्ट का नाम पूछ रहे हैं। तो ये स्लिप रिंग है, 3 लगी हुई है, बस वाउंड रोटर है, उसके बाहर स्लिप रिंग लगी हुई है। मोटर वाले में करवा दिया है, ये तो अभी 17वीं 18वीं क्लास में ही हुआ है, उन क्लासेज को जरूर देख कर आना, अगर नहीं देखा तो। स्लिप रिंग है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर होता है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, क्या बिल्कुल ही याद है हर बच्चे को। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में उत्तर आ गया, मेगर। बिना सोचे समझे ऑप्शन देख रहे होंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो करना भी चाहिए, देखो ज़रूरी भी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, कवर कर लो। अगर सेकंड ईयर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत कवर किया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है, याद रखना, सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। इसके स्टेटर को एसी और रोटर को डीसी देते हैं। रोटर को डीसी इसलिए देते हैं कि मोटर को सिंक्रोनिज्म में आना ज़रूरी है, नहीं तो वो केज मोटर की तरह पिछड़े हुए भाग पर ही चलती रहेगी स्लिप के साथ। सिंक्रोनस मोटर कभी स्लिप गति पर नहीं चलती है। अगर रोटर और सिंक्रोनस स्टेटर गति, मान लो रोटर और सिंक्रोनस गति बराबर होगी तभी मोटर चलेगी, तो उसको सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए फील्ड को एक्साइट करना ज़रूरी होता है। सिंक्रोनस गति से चलाने के लिए या मोटर को सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए, वो वाला अगर ऑप्शन करो तो भी चलेगा, ठीक है। मोटर को सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए अगर ये ऑप्शन हो तब भी कोई बात नहीं। देखो अगला सवाल, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर के साथ क्यों फिट किया। दरअसल ये यूँ पूछना चाह रहा है कि जब हमारे पास केज टाइप की मोटर थी, शॉर्ट सर्किटेड एल्यूमिनियम छड़ों वाली, सिंगल केज, डबल केज, डीप बार केज, वो 3 तरह की होती, फिर हम वाउंड रोटर क्यों लाए। कंपेरेटिवली वास्तव में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है ना, वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती है। रोटर का जितना रेजिस्टेंस होगा ना, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। बट एक प्रॉब्लम भी है, बाद में लॉस भी करवाता है वो। तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हाई हो, बाद में लो आ जाए, कोई बात नहीं। इसलिए हमने उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए वाउंड रोटर का इस्तेमाल किया था, नहीं तो वो कह रहा है केज रोटर से ही काम चला लेते। सिंगल फेज की कौन सी मोटर आपको दिखाई है माय डियर, ये कैपेसिटर वाली मोटर है, क्लास करवा चुका हूँ। 3 मोटरें कैपेसिटर की, तीनों आएगी। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीनों मोटरों के डायग्राम आते हैं। इसमें देखो 1 और 1 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है डबल कैपेसिटर मोटर होगी। एक में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। देखो अगर आप ये देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। भाई आप चाहो ना कि थोड़ा कीजिए, थोड़ा डीपली हम और पढ़ें, तो वो 19 क्लासेज देख कर आओ। हर क्लास आधे घंटे की है, यानी आप स्पीड डबल करके भी देखते हो तो भी आपको लगभग 15 मिनट एक क्लास पर देने पड़ेंगे, पढ़ कर आओ। 37वां सवाल, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि ये सीरीज में जुड़ती है और जितनी लोड करंट होती है ना, उतनी ही आर्मेचर में से जाती है और उतनी ही सीरीज फील्ड में से जाती है। तीनों धाराएं बराबर होती है, बताओ याद है कि नहीं आपको। तीनों करंट बराबर होती है ना, तो उसे लोड करंट को सहन करना होता है, इसलिए वो लो रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। लो रेजिस्टेंस कब होता है, जब तार मोटी हो। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है ना, याद है कि नहीं। डीसी जनरेटर में इस फील्ड का नाम क्या है, देखो ये भी करवा ही चुका हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर फील्ड देख लो पहले और फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना गुरुजी, इसलिए नहीं करना क्योंकि दोनों फील्ड ना आपस में कनेक्टेड तो दिखाई नहीं है। लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट तब होता है जब वो जुड़ी हुई कैसे है, ये तो खुली पड़ी है। हाँ एक चीज़ इन्होंने ज़रूर दिखाई है, दोनों में फ्लक्स की दिशा देखो एक ही दिशा में है, और फ्लक्स की दिशा जब समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते ही देन डिफरेंशियल कंपाउंड कर देते। शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट का अभी नहीं करना था, है ना। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वो भी पहले करवा चुका हूँ। टोटल 3 क्लासेज है इस एक पेपर की। मैं निवेदन करूँगा समय निकाल कर देखना। इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, और दोस्तों तक पहुंचाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। प्लीज़ आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आप ही करवा सकते हैं। दोस्तों तक पहुंचाइए कि देखो ये वाली क्लास भी देखो, ठीक है। बहुत धन्यवाद।